स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। और मैं शीशपाल चौहान आज आप सब के लिए बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पोएम माय लास्ट डचेस के क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। और दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन with answers. Okay, let's begin now. Answer the following questions in about 150 words each. 150 words में आपको आंसर देने हैं। और पहला क्वेश्चन है, evaluate the poem as dramatic monologue. My last duchess को आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में डिस्कस करना है। और वर्ड लिमिट मैंने फालतू लिखी है, और आप काट छांट आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। वर्ड लिमिट को मेंटेन करने के लिए कई बार ज़्यादा वर्ड्स में भी आ जाती है, तो तब आप एडजस्ट कर पाओगे। माई लास्ट डचेस इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वन ऑफ मोस्ट फेमस पोएम्स। जितनी भी पोएम्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उनमें से ये एक है, बहुत फेमस पोएम है। और फॉर्म इसका जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, और पोएम को आपको इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में ही डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच द स्पीकर हु इज लाइक ए प्रोटागोनिस्ट एज वी हैव इन ड्रामाज इज प्लेस्ड इन ए क्रिटिकल सिचुएशन। जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है पोएम में, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, तो उसको जिस तरीके से ड्रामाज में प्रोटोगोनिस्ट होता है, हीरो होता है या मेन कैरेक्टर होता है जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, तो ठीक उसी तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी कहानी प्रोटोगोनिस्ट के चारों तरफ घूमती है। और ही इज प्लेस्ड इन ए क्रिटिकल सिचुएशन, एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी में उसको डाल दिया जाता है। द पोएट रिमेन्स अलूफ फ्रॉम हिम, और कवि बिल्कुल अलूफ रहता है, सेपरेटेड होता है, अलग थलग रहता है। ऑब्जेक्टिविटी पूरी उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में आती है। कोई सब्जेक्टिव फीलिंग्स या थॉट्स नहीं होते पोइट के अपने। द स्पीकर रिएक्ट्स टू द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दस लेज बेयर हिज सोल। और जो स्पीकर है ड्रामेटिक मोनोलॉग में बोलने वाला, वो अपनी आत्मा को एकदम खुला रख देता है, और एक जो बात करता है, अंदर की जो इनर पर्सनैलिटी है मेन कैरेक्टर की, वो उभर के आती है, निकल के आती है। He reveals his character to the readers or the audience. रीडर हम सब पाठक हैं, या ऑडियंस अगर स्टेज पे होता है तो ऑडियंस अपने कैरेक्टर को, वो जो स्पीकर है, रिवील करता है, एक्सप्रेस करता है। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर की सोलिलोकीज होती हैं ड्रामाज में, हैमलेट की है, मैकबेथ की है, स्टेज पे व्यक्ति खुद ही बोलता है, वो तो होती है सोलिलोकी। परंतु ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो लिसनर है, जिसे इंटरलोक्यूटर कहा गया है, वो उसकी प्रेजेंस को फील किया जाता है। हालांकि वो कुछ नहीं बोलता, उसके जो रिएक्शंस होते हैं, चेहरे पे चेंजेस आती हैं, तो उसकी वजह से स्पीच आगे बढ़ती है। द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर और द इंटरलोक्यूटर इज आल्सो फेल्ट एंड इट मेक्स द सिचुएशन ड्रामेटिकल। और ये सिचुएशन को ड्रामेटिक बना देता है, इंटरलोक्यूटर का मौजूद होना, इसलिए ड्रामेटिक इसको कहा गया। मोनो तो है ही है, मोनो मीन सिंगल, लॉग डायलॉग, एक सिंगल डायलॉग है, सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी बात कहता है, परंतु सुनने वाला है उससे स्थिति ड्रामेटिक हो जाती है। इन दिस पोएम द ड्यूक ऑफ प्रेरा का ड्यूक इज द स्पीकर, वो बोलने वाला है। और हुज वाइफ इज नो मोर नाउ, ड्यूक ऑफ प्रेरा की पत्नी अब नहीं है इस संसार में, मर चुकी है। ही इज ए विडोवर, तो विडोवर है वो, जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विडोवर कहते हैं। एंड वांट्स टू मैरी द डॉटर ऑफ ए नेबरिंग काउंट, पड़ोस में एक काउंट है। काउंट ये ड्यूक वगैरह ये उपाधियां होती है, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में छोटे छोटे राजा होते थे जिन्हें नवाब कहते थे। जैलदार भी एक एरिया की उपाधि होती थी, वो उसके अंडर होता था। तो इस तरह की उपाधि है। काउंट की लड़की से वो शादी करना चाहता है। फ्रॉम होम ही आल्सो एक्सपेक्ट्स टू रिसीव ए रिच डॉवरी, और मन ही मन में उस काउंट से वो एक अच्छी खासी डॉवरी, दहेज भी उम्मीद करता है। द काउंट हैज सेंट ए मैसेंजर, और काउंट ने एक मैसेंजर को भेजा है जिसे इनवॉय भी कहा जाता है।
टू नेगोशिएट विद द ड्यूक, ड्यूक के साथ नेगोशिएट करने के लिए, बारगेनिंग करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए ड्यूक के साथ एक मैसेंजर को भेजा हुआ है। द ड्यूक टेक्स द मैसेंजर टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज पिक्चर गैलरी। तो अब ड्यूक मैसेंजर को अपनी पिक्चर गैलरी दिखाता है जहाँ पे उसने पेंटिंग्स वगैरह लगा रखी हैं। एक्चुअली द ड्यूक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रेनेसां पीरियड दैट ओरिजिनली बिगैन इन इटली। वास्तव में जो ड्यूक है रेनेसां की उपज है। रेनेसां एक मूवमेंट थी जो इटली से शुरू हुई थी और दूर दूर तक यूरोपियन कंट्रीज़ में फैली थी, और ये री अवेकनिंग का पीरियड था। नॉलेज के प्रति प्यार, इसमें आर्ट के प्रति एकदम भूख रेनेसां कैरेक्टर्स में होती है, और ग्रीड भी होती है। बहुत सी फीचर्स हैं रेनेसां कैरेक्टर्स की। ही हैज़ इमेंस लव फॉर आर्ट, और ये कुछ एक रेनेसां फीचर्स, क्वालिटीज़ इसमें ड्यूक में पाई जाती हैं। इन द होल पोएम द ड्यूक कीप्स ऑन स्पीकिंग टू द साइलेंट लिसनर। पूरी की पूरी कहानी में, इसमें पोएम में जो ड्यूक है वो साइलेंट लिसनर के साथ बातें करता है, बोलता है बस। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से ही रिवील्स हिज इनर सेल्फ, और वो अपनी इनर सेल्फ को रिवील करता है। मतलब अपनी अंतरात्मा की जो बातें होती हैं, जो इनर पर्सनैलिटी होती है, जो असली जीवन होता है, अब असली जो करेक्टर होता है आदमी का इनसाइड होता है, उसको खोल के रख देता है। और क्या क्या बातें हमें पता लगती हैं? ग्रीड, ही इज़ ग्रीडी, पोजेसिव है, जेलस है, क्रूअल है, डिस्पोटिक बाय नेचर, और डिस्पोटिक है, डिक्टेटर टाइप है बिल्कुल। पोजेसिव नेचर का है। दो ही लव्स आर्ट एंड ब्यूटी आल्सो, यद्यपि वो आर्ट और ब्यूटी को भी पसंद करता है, प्यार करता है, परंतु ये जो क्वालिटीज़ हैं उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के आगे ख़त्म हो जाती हैं, ओवरशैडो हो जाती हैं। हिज स्पीच आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द इनसेंट एंड सिंपल नेचर ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ। जब वो अपनी पत्नी के बारे में बातें करता है, प्रीवियस वाइफ के बारे में बातें करता है, तो उस पत्नी का, डचेस का करेक्टर भी पाठकों के सामने रिवील हो जाता है। whom he killed by whom he gave order, whom he got killed, बस इतना कर लो, whom he got killed, जिसे इसने मरवा दिया था, just because he didn't follow his strict code of conduct while behaving with others। दूसरों से बिहेव करते समय वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो नहीं करती थी। तो ये था ड्रामेटिक मोनोलॉग। माय लास्ट डचेस पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। द थिरनी, प्राइड एंड ग्रीड ऑफ द ड्यूक हैव बीन शोन इन शार्प कंट्रास्ट टू द गुड नेचर ऑफ द डचेस। एक तरफ ड्यूक है और दूसरी तरफ डचेस है। दोनों के करैक्टर्स को कंट्रास्ट कर दो तो आंसर बन जाएगा। तो ड्यूक में गुड पॉइंट्स बहुत कम है। एक रेनेसां करैक्टर है और ही लव्स आर्ट, ये बातें, एक दो बातें को छोड़ के अदरवाइज ही इज़ फुल ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज़। सिडनी है, अत्याचारी है, प्राइड है, उसमें घमंड है, 900 ईयर्स की बात करता है अपने ख़ानदान की वो। ग्रीड है, लालच है, और जो काउंट है उसकी बेटी के साथ शादी करके वो ढेर सारा धन लेना चाहता है दहेज में। बड़े क्लेवरली, बड़ी मक्कारी के साथ वो उसकी तरफ हिंट करता है। और डचेस एक गुड नेचर्ड वूमन है जिसके बारे में आप पढ़ोगे। या द ड्यूक्स करैक्टर अलग से भी क्वेश्चन आ जाए तो इसी क्वेश्चन में से आप मैटर निकाल सकते हो। द पोएम माई लास्ट डचेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। पहली बात तो हमने ये कही कि जो माई लास्ट डचेस है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है। इट वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द करेक्टर्स ऑफ द ड्यूक एंड हिज फॉर्मर वाइफ द डचेस। और बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता के साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कंट्रास्ट पैदा किया है ड्यूक के करैक्टर में और उसकी पत्नी के करैक्टर में, डचेस में, जो उसकी फॉर्मर वाइफ है ड्यूक की।
The Duke's character has been an epitome of the evils like tyranny, pride, and greed, while the Duchess has been shown as a woman full of human values like kindness and sympathy. ड्यूक के करेक्टर में तो एक एपिटोम है, एक एग्जाम्पल है, कह लो आप, एक अवतार है वो किस चीज़ का, अत्याचार का, घमंड का, लालच का, जबकि डचेस एक सिंपल हार्टेड वूमन है जिसके दिल में मानवीय गुण हैं, सारे दया भाव है और सहानुभूति है लोगों के प्रति, कोई घमंड नहीं है। लेट्स डिस्कस बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन शार्प कंट्रास्ट टू ईच अदर। तो दोनों कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं, एक दूसरे के शार्प कंट्रास्ट में है ये। द ड्यूक्स क्रूअल्टी एंड tyranny come to the surface when he talks to the envoy about his previous wife Duchess। और जब ड्यूक एनवॉय के साथ, एनवॉय मीन्स मैसेंजर, जो काउंट ने भेजा है उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए, जब वो अपनी प्रीवियस वाइफ के बारे में बातें करता है तो ड्यूक का कैरेक्टर, उसकी अत्याचार, उसकी क्रूअल्टी, निर्दयतापन साफ नज़र आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ड्यूक्स पॉजेसिव नेचर विच मेक्स हिम ए डिस्पोटिक हस्बैंड। और शुरुआत में ही हमें ड्यूक की पॉजेसिव नेचर पता लगती है, किस तरह से वो मालिक बनना चाहता है और पत्नी को वो वस्तु मान के चलता है। कहता है द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई इन द लाइन दैट्स माई लास्ट डचेस। पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरी लास्ट डचेस थी। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ माई, ये शो करता है पॉजेसिव नेचर, शोज हिज पॉजेसिव नेचर इन द वेरी बिगिनिंग। ही कंसीडर्स हिज वाइफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, और अपनी पत्नी को वो व्यक्तिगत संपत्ति मान के चलता है। द ड्यूक डिडंट अलाउ एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑफ पेंटिंग द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ। और जेलसी कैसे पता लगती है, उसकी पॉजेसिव नेचर भी पता लगती, झलकती है, यहाँ पे ईर्ष्या भी झलकती है। उसने जिस कलाकार को, जिस आर्टिस्ट को ऑर्डर दिया था अपनी पत्नी की पेंटिंग बनाने के लिए, जो प्रीवियस वाइफ है उसकी, वो कौन था? एक ऑर्डिनरी आर्टिस्ट को नहीं दिया था ऑर्डर। ही विलिंगली एंगेज्ड ए मॉन्क हु इज सपोज टू हैव वन ओवर हिज फिजिकल डिजायर्स। उसने ऑर्डर मॉन्क को दिया, एक साधु टाइप के, बुद्धिस्ट जैसे होते हैं, बुद्धिज्म में जो पुजारी होते हैं, इनके वर्शिपर, वो मॉन्क होते हैं। तो मॉन्क को दिया। मॉन्क जो होते हैं या साधु वगैरह जो असली होते हैं रियल सेंस में, तो उनकी फिजिकल डिज़ायर्स तभी होती है या फिर उन पे वो काबू पा लेते हैं, वो विन ओवर कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं उन पे। Here also we may say that the Duke was a man of jealous nature। तो यहाँ उसकी ईर्ष्या क्लियर हो जाती है कि कितना ईर्ष्यालु था, क्योंकि मॉन्क उसको करीब से देखेगा तो उसकी फिजिकल डिज़ायर्स एक्साइट नहीं होंगी। He didn't like other men to have a close look at his wife's beautiful face। ऑर्डिनरी आदमी होता तो कुछ और बात होती, इस वजह से उसने उनको एंगेज नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को वो नज़दीकी से देखें। He appears to be a tyrant, और वो अत्याचारी भी लगता है। Who didn't allow his wife the very basic freedom of life। जो बेसिक फ्रीडम होती है जीवन की, वो अलाउ नहीं की थी उसने अपनी वाइफ को, इसलिए वो टायरेंट भी था। Indirectly also the Duke suggests to the Count's messenger that he would like strict discipline from his would-be wife। और बड़े अप्रोक्ष रूप से वो काउंट के मैसेंजर को बताता है कि उसे जो पत्नी उसकी बनेगी, उससे वो डिसिप्लिन की उम्मीद करेगा, कि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा उसे। एक किस्म से ये बात वो बता देता है। एक एग्जाम्पल वो अपनी फॉर्मर वाइफ का देखे। ही वॉज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक इन हिज आइडियाज़। अपने विचारों में लोकतांत्रिक नहीं है। ही डिडंट बिलीव इन द गुडनेस ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। दैट इज़ द रीज़न वाई ही कुड नॉट अप्रिशिएट द इनर ब्यूटी ऑफ द डचेस। दिल से अच्छा व्यक्ति नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज़ उसके दिल में नहीं है, और उसका घमंड और उसकी शो ऑफ करने की बातें, वो सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को दबा देती हैं। और यही कारण था कि वो अपनी पत्नी की इनर ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाया।
जो उसमें गुण थे उसकी पत्नी में, उनको उनकी प्रशंसा नहीं कर पाया। द ड्यूक वाज आल्सो क्लास कॉन्शियस। ड्यूक क्लास कॉन्शियस भी था। ही बिलीव्ड इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाइल हिज वाइफ बिलीव्ड इन इक्वालिटी। ड्यूक सामाजिक भेदभाव करता था जबकि उसकी पत्नी इक्वालिटी में, समानता में विश्वास करती थी। She had a simple and innocent heart. उसका दिल बड़ा साधारण था, बहुत मासूम था। और ये जो लाइन है, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर सारी जो स्माइल्स थी डचेस की वो बंद हो गई, रुक गई। दिस सिंगल लाइन ऑफ ओनली 5 वर्ड्स, ये 5 शब्दों की एकमात्र लाइन है, कंटेन्स द ट्रेजेडी ऑफ ए होल लाइफ। ये पूर्ण ट्रेजेडी को पेश कर देती है इन ए लिटिल स्पेस, थोड़ी सी बात में ही। रॉबिन्सन एक क्रिटिक हैं, फेमस क्रिटिक है, उन्होंने ये बात कही, ये जो देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, इसके बारे में। व्हेन द ड्यूक कुडंट फर्दर टॉलरेट द डचेस लिबरल बिहेवियर विद अदर्स, जब ड्यूक डचेस का लिबरल बिहेवियर दूसरों के साथ सहन नहीं कर पाया, उसका स्माइल देना, उनको धन्यवाद करना, तो क्या हुआ, इट मे बी गेस्ड क्लियरली दैट ही पास्ड ऑर्डर्स टू किल हर। तो ये बात स्पष्ट है, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। इन दिस वे हर स्माइल्स वर स्टॉप्ड फॉर एवर, दस वी सी द ड्यूक आल्सो, दस वी सी द ड्यूक्स क्रूअल्टी। इस तरह से हम ड्यूक की क्रूअल्टी देखते हैं यहाँ पे, दस वी सी द ड्यूक्स क्रूअल्टी, हाँ दे सकते हैं आप। द ड्यूक आल्सो एग्जिबिट्स सेवरल रेनेसां क्वालिटीज़, ये तो उसकी नेगेटिव बातें थी, परंतु एक दो पॉजिटिव बातें भी थी, जैसे रेनेसां क्वालिटीज़ थी उसमें, दैट श्योरली आर अप्रिशिएबल, और अप्रिशिएबल बातें हैं वो। फर्स्ट ही एडमायर्स द पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ, पहले वो अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट को एडमायर करता है, उसकी प्रशंसा करता है फर्स्ट, और इट शोज हिज लव फॉर आर्ट, और उसका लव फॉर आर्ट भी प्रकट होता है यहाँ पे। आफ्टर दैट द ड्यूक स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, पहले अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट की प्रशंसा की, फिर वो मैसेंजर को नीचे की तरफ ले जाता है, सीढ़ियों से डाउन स्टेयर जाते हैं। द मैसेंजर गिव्स द ड्यूक वे बट ही टेल्स हिम पोलाइटली दैट बोथ ऑफ देम वुड गो टुगेदर डाउन स्टेयर्स, और एज द ड्यूक स्टार्ट्स टू स्टेप डाउन ही इंडिकेट्स टू द मैसेंजर टू सी ए ब्रोंज स्टैचू। जैसे वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे ड्यूक का, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो वो एक ब्रोंज का स्टैचू था उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है दैट इट वाज अ रेयर पीस ऑफ आर्ट कार्व्ड बाय द फेमस स्कल्प्टर क्लॉस ऑफ इंसब्रक। क्लॉस ऑफ इंसब्रक ने उसे कास्ट किया था, किसी सांचे में डाल के बनाया था, और ब्रोंज का था वो। दस इट शोज दैट द ड्यूक हैज़ ए ग्रेट लव फॉर आर्ट्स, तो ड्यूक को आर्ट के प्रति बहुत प्यार है। बट हिज ग्रीड, हिपोक्रेसी, उसका ढोंगीपन, पोजेसिव नेचर, जेलसी एंड क्रूअल्टी ओवरशैडो हिज क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज़ को दबा देती है। तो इस तरह से ड्यूक का करैक्टर यहाँ हो जाता है, और दोनों करैक्टर्स में कंट्रास्ट भी बन जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है आयरनी के बारे में है कि इस पोएम में आयरनी कैसे यूज़ करी है। ये पोएटिक डिवाइसेस होती है, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जिन्हें कहते हैं विडंबना, आयरनी को कहते हैं हिंदी में विडंबना, आयरनी। कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी इन द पोएम, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। Robert Browning has very beautifully used irony in the dramatic monologue My Last Duchess। इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने आयरनी का यूज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। द ड्यूक्स आयरनिकल utterances help the poet to make characterization more lively and effective। और ये जो आयरनिकल utterances हैं, जो शब्द यूज़ किए हैं, सिचुएशन यूज़ की है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम में, तो करेक्टराइजेशन को और लाइवली, सजीव और प्रभावी बना देता है। एट द एक्सप्लिसिट लेवल, बाहरी ऊपर से देखने पे, द ड्यूक सीम्स टू अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ द डचेस। डचेस के गुणों को अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आता है। जब वो उसकी पोर्ट्रेट को दिखा रहा था तो डचेस के स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में बातें करता है।
ऐसा लगता है जैसे वो प्रशंसा कर रहा है, बट इंटरनली, परंतु दिल ही दिल में, ही इज डिसअप्रूविंग ऑल ऑफ देम, उसकी इन बातों को डिसअप्रूव कर रहा है, मतलब कंडेम कर रहा है वो। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द डचेस, डचेस के सुंदर चेहरे को डिस्क्राइब करके ही प्रोसीड्स टू स्पीक ऑन हर सिंपल हार्ट, उसके एक साधारण से दिल के बारे में बात करता है, विच इजीली इम्प्रेस्ड, जो आसानी के साथ प्रभावित होती है। He says she had a heart too soon made glad, too easily impressed, उसका दिल, डचेस का दिल बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। The Duke continues saying that she liked everything and her eyes went everywhere. ड्यूक कहता है कि उसकी पत्नी की, जो फॉर्मर पत्नी है उसकी, डचेस, उसकी आंखें हर जगह चलती थी, हर जगह हर चीज़ को देखती थी वो, और सबको स्माइल दे देती थी। आफ्टर ऑल शी वॉज ए ड्यूक्स वाइफ, आखिरकार वो ड्यूक की पत्नी थी, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। शी शुडंट हैव डन सो एंड शी शुड हैव कंट्रोल ओवर हर फीलिंग्स, उसे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए था। हियर द रीडर कम्स टू नो हाउ क्लास कॉन्शियस द ड्यूक वाज, यहाँ हमें इस बात का पता लगता है कि ड्यूक कितना क्लास कॉन्शियस था, सामाजिक भेदभाव में विश्वास करता था। एक्चुअली ही वाज जेलस हस्बैंड, वास्तव में यहाँ वो एक ईर्ष्यालु पति भी नजर आते हैं। ही वॉज अनेबल टू बेयर हिज वाइफ्स लुकिंग एट अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग देयर स्मॉल कर्टसीज, यहाँ वो जब उसकी पत्नी दूसरों को स्माइल देती थी या उन्हें धन्यवाद कहती थी, उनकी छोटी छोटी कर्टसीज पे, शिष्टाचार पे, अगर कोई छोटा मोटा उपहार लाता है तो वो उसे अप्रिशिएट करती थी। परंतु ड्यूक कहता है कि उसकी पत्नी में डिस्क्रिमिनेशन सेंस नहीं थी, अंतर करने वाली, भेदभाव करने वाली सेंस नहीं थी। जो गिफ्ट ड्यूक लाता है उसके लिए भी उतनी प्रशंसा करती थी। अगर एक आम आदमी एक छोटी सी गिफ्ट लाता है उसकी भी उतनी प्रशंसा करती थी, तो ड्यूक को ये अच्छा नहीं लगता था। दिस इज अपेरेंटली आयरॉनिक एंड स्टेरिकल एज वेल, ये आयरॉनिक भी है ये बात, और स्टेरिकल, व्यंग्यात्मक भी है। ही इज अनेबल टू टॉलरेट हर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर विद अदर्स, और वो अपनी पत्नी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर सहन नहीं कर सकता था। फाइनली द ड्यूक गेट्स हर प्रेशियस वाइफ किल्ड, आखिरकार वो अपनी इस पत्नी को, एक भली पत्नी को, यहाँ कीमती वर्ड यूज हुआ है प्रेशियस वाइफ, आप कह सकते हैं कि हर वाइफ किल्ड, अगर आप ये वर्ड ना यूज करना चाहो। सी द क्रूअल आयरनी हिडन इन द लाइन्स, इन लाइन्स में ये आयरनी है। दिस ग्रू एंड आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, एंड दीज आर वेरी फुल ऑफ क्रूअल्टी, तो इस तरह से ये क्रूअल्टी से भरी हुई लाइन्स हैं। द ड्यूक्स हिपोक्रेसी एंड ग्रीड कम्स टू द फोर when he ironically hints at his intention of getting a huge dowry from the count in the marriage, और जिस तरीके से वो काउंट के मैसेंजर को हिंट करता है, डॉवरी का एक इशारा करता है, कि ये भी बात आयरोनिकल है और बहुत ही ढोंगीपन से भरी हुई है। He hints and indicates to the messenger very cleverly that his sole purpose is to marry the count's daughter. एक तरफ कहता है कि उसका मुख्य उद्देश्य काउंट की बेटी से शादी करने का है, दहेज में कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, परंतु बहुत ही क्लेवरली ऐड करता है। He adds further that the count is well known for his munificence, जनरस नेचर के लिए जाना जाता है, so he would not mind his reasonable demand for dowry. Thus, Robert Browning uses irony very intelligently in character building in his dramatic monologues. इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग कैरेक्टर बिल्डिंग में आयरनी का प्रयोग करता है। So, this is the end of the stream. Let me finish it now.